तूफानी बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा पूरे मथुरा शहर पर छाया हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठता था। ऐसी डरावनी रात में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच रात करीब 12 बजे मथुरा के से बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकी। तेज बारिश के कारण बस स्टैंड लगभग सुनसान पड़ा था। बस स्टैंड पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे, जबकि बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार टप टप की आवाज कर रही थी। बस के रुकते ही एक युवक कमलेश अपने कंधे पर बैग टांगे नीचे उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। बस स्टैंड लगभग सुनसान था। कमलेश वहीं खड़ा होकर बारिश के कम होने का इंतजार करने लगा। कमलेश ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। इतना कहकर वो अपना बैग कंधे पर टांगकर बस स्टैंड पर ही खड़ा रहा और बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कमलेश को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, कौन हो तुम और इस बारिश में यहां बस स्टैंड पर क्यों खड़े हो? चाचा, मैं शहर से आ रहा था, लेकिन बारिश की वजह से बस बहुत लेट हो गई। अब रात भी काफी हो चुकी है। मुझे तो गांव के रास्ते भी नीड्स पता। समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में घर कैसे जाऊं। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चारों ओर एक नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में कमलेश से बोले, अरे रे बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज नागधीश काली की रात है, ऊपर से काफी देर भी हो चुकी है। ऐसी रात में कहीं भी जाने की गलती मत करना। आज की रात बस स्टैंड पर ही रुक जाना, यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। बुजुर्ग की बात सुनकर कमलेश थोड़ा चौंक गया। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, अरे चाचा, ऐसी क्या बात है आज जो आप मुझे इतना डरा रहे हैं? बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए इस गांव के बारे में नहीं जानते। यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियों की बातें लोग करते हैं जिनसे गांव वाले आज भी डरते हैं। खासकर नागधीश काली की रात लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से बचते हैं। अरे चाचा, ये सब अब नहीं होता। आप लोग बस बेवजह इन बातों से डरते रहते हैं। आज के जमाने में भला भूत प्रेत जैसी चीजों पर कौन यकीन करता है? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम इस गांव में किसके यहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं अपने फूफा जी लालू चंद के घर जा रहा हूँ। कई साल पहले बचपन में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद कभी गांव नहीं आ पाया। इसलिए अब मुझे यहाँ के रास्ते भी ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तो तुम लालू चंद के भतीजा हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उनका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना। आज की रात गांव की गलियों में अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर बुजुर्ग बस स्टैंड के पास बने छोटे से रेलवे ऑफिस की ओर चले गए। वहां मौजूद कर्मचारियों से कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने एक बेंच पर चादर बिछाई और आराम करने लेट गए। उधर कमलेश कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। चाचा भी ना बेवजह मुझे डरा रहे थे। मैं भला इन सब बातों पर क्यों यकीन करूं? आखिर उसने मन ही मन कहा। इतना सोचकर कमलेश अपना बैग कंधे पर टांगकर बस स्टैंड से बाहर निकल आया। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। बस स्टैंड के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी, जहां एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। चाय की दुकान को देखकर कमलेश मुस्कुराया और खुद से बोला, चलो पहले एक गर्मा गर्म चाय ही पी लेता हूं, फिर आगे का सोचूंगा। ये कहकर वो चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। कमलेश चाय की दुकान के पास पहुंचा।
बारिश की बूंदें अब भी टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। उसने अपना बैग नीचे रखा और दुकान वाले से कहा, भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। हाँ भैया, अभी लाया। चाय वाला चाय बनाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने उबलती हुई चाय एक कुल्हड़ में डालकर कमलेश को थमा दी। फिर उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा, भैया, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? इस समय तो गांव के लोग भी घरों से बाहर नहीं निकलते। कमलेश ने चाय का एक घूंट पिया और बोला, अरे भैया, मैं अपने फूफा जी लालू चंद के घर जा रहा हूँ। बारिश की वजह से बस बहुत लेट हो गई, इसलिए इतनी रात हो गई। चाय वाले के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत दुकान के बाहर अंधेरे की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, भैया, मेरी मानो तो आज रात गांव की ओर मत जाओ। आज नागधीश की रात है। ऐसी रात में कुछ भी हो सकता है। कमलेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पिछले कुछ सालों में इस गांव से कई लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। इसलिए गांव वाले नागधीश की रात घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। अरे भैया, तुम भी मुझे वही बात बता रहे हो जो बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग चाचा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लगता है इस गांव के सभी लोग बस ऐसी ही डरावनी कहानियों पर यकीन करते हैं। क्या कहा आपने? एक बुजुर्ग चाचा? कमलेश ने सिर हिलाकर हाँ कहा। चाय वाला एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर कांपती आवाज में बोला, भैया, आप शायद नहीं जानते, रात के समय उस बस स्टैंड पर कोई बुजुर्ग नहीं रहता। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है। वो नए आने वाले लोगों को बस स्टैंड पर ही रुक जाने की सलाह देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि नागधीश की रात गांव की तरफ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये सुनते ही कमलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कह रहा है? अभी कुछ देर पहले तो मैं उसी बुजुर्ग से बात करके आया हूँ। क्या ये चाय वाला पागल हो गया है या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? चाय वाले ने घबराकर दुकान के बाहर अंधेरे में एक नजर डाली, फिर कमलेश के और करीब आकर धीमी आवाज में बोला, भैया, मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ। वैसे भी आज नागधीश की रात है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी रातों में गांव के आसपास अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोई भी समझदार इंसान इस समय बाहर नहीं निकलता। उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे अब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। कमलेश ने हल्की मुस्कान के साथ बात को टाल दिया और बोला, अच्छा भैया, ये सब बातें छोड़ो, बस इतना बताओ, यहाँ से आगे गांव की तरफ जाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं? कमलेश की बात सुनकर चाय वाले ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर सड़क की तरफ देखते हुए सूझ में पड़ गया। वो कुछ पल रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, अरे भैया, इस समय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना कोई बस चलेगी, ना कोई ऑटो और ना ही कोई सवारी। मैं भी थोड़ी देर में दुकान बंद करके यहीं सो जाऊंगा। अगर मेरी मानो तो आप भी आज की रात यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही आराम से अपने फूफा जी के घर चले जाना। रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं किसी न किसी तरह अपने फूफा जी के घर पहुंच ही जाऊंगा। इतना कहकर कमलेश वहां से आगे बढ़ने लगा। पीछे से चाय वाला जोर से आवाज लगाते हुए बोला, भैया रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए, आगे मत जाइए। लेकिन कमलेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अंधेरी सड़क की ओर बढ़ता चला गया, जबकि चाय वाला उसे जाते हुए चिंता भरी निगाहों से देखता रहा। कमलेश अब स्टेशन से काफी दूर निकल चुका था। हल्की हल्की बारिश अब भी लगातार हो रही थी। वो गांव की कच्ची कीचड़ से भरी सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों की आवाज और बारिश की बूंदों की टप टप के अलावा चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।
सड़क के दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। पता नहीं अभी गांव कितनी दूर है। इस सुनसान रास्ते में कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। काश कोई सवारी ही मिल जाए, नहीं तो पूरी रात ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। कमलेश धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ दूरी पर उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। कमलेश धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दूर उसे एक छोटा सा त्रिपाल का तंबू दिखाई दिया। तंबू के नीचे एक आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा था। उसके सामने मटन से भरी टोकरी रखी थी और पास में एक लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। इतनी सुनसान रात में उस आदमी को देखकर कमलेश को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो उसके पास चला गया। अरे भाई, इतनी रात को तुम मटन बेच रहे हो? मटन बेचने वाले ने कमलेश की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले मटन ले लो भैया, अभी अभी ताजी लाया हूँ। वैसे फूफा जी को तो मटन बहुत पसंद है, क्यों ना कुछ मटन ले लूं। इतने दिनों बाद उनके घर जा रहा हूं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। कमलेश ने बिना कुछ सोचे मटन खरीद ली। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि नागधीश की रात मांस या मटन साथ लेकर सफर नहीं करना चाहिए। गांव वाले मानते थे कि इसकी गंध ऐसी अदृश्य शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है जिनसे सामना होने पर बच पाना आसान नहीं होता। तुम्हें इतनी रात में यहाँ अकेले बैठे डर नहीं लगता? साहब, यहाँ कोई भी कभी अकेला नहीं होता। मटन वाले की बात कमलेश की समझ में नहीं आई। उसने इसे भी गांव वालों की अजीब बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसके बैग से मटन की तेज गंध फैलने लगी। तभी अचानक कमलेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। उसने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे किसी का अदृश्य हाथ धीरे धीरे उस पर अपना भार बढ़ा रहा हो। कमलेश चलते चलते अचानक रुक गया। उसने अपना कंधा सहलाया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। और ये अजीब अजीब सी आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं? कमलेश ने फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि अंधेरे में कोई चीज लगातार उसके पीछे पीछे चल रही है। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और आसपास से आती धीमी फुसफुसाहटें हर कदम के साथ और साफ सुनाई देने लगी थी। अर्जुन जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, अचानक उसके पैर वहीं थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने उसी कच्ची सड़क के बीचों बीच वही मटन वाला खड़ा था, जबकि कमलेश तो उसे काफी पीछे छोड़कर आ चुका था। मटन वाले का सिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठा। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी। अरे भैया, हमें भी तो मटन खिला दो, कई वर्षों से मटन नहीं खाई। ये सुनते ही कमलेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। स्टेशन के बुजुर्ग चाय वाले की चेतावनी और मटन वाले की रहस्यमयी बातें सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। कांपती आवाज में उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। अभी तो मैंने तुमसे ही ये मटन खरीदी थी, तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी मौत हूं। जरा अपने आसपास तो देखो, मेरे साथी भी तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही मटन वाले के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। अचानक कमलेश ने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वो पलटकर देख ही रहा था
कि तभी उसके दाईं ओर एक काला साया आकर खड़ा हो गया और अगले ही पल बाईं ओर भी एक और साया दिखाई देने लगा। कुछ ही सेकंड में कमलेश के चारों ओर 2-3 काले साए। मेरे दादाजी ने मुझे ये बात सिखाई थी, तभी तो मैं समझ पाया, वरना आप ही सोचो साहब, मैं अकेला आदमी इतनी रात तक अपनी दुकान खोलकर कैसे बैठा रहता। दोनों अब कच्ची सड़क पर साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। चाय वाले के दोनों हाथों में जलती हुई मशाल थी, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी। बारिश कब की रुक चुकी थी। भीगी हुई मिट्टी से सौदी सौदी खुशबू उठ रही थी, लेकिन चारों तरफ फैला अजीब सन्नाटा अब भी माहौल को डरावना बना रहा था। उसकी बात सुनकर कमलेश चुप हो गया। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ते रहे और मशाल की रोशनी में अब रास्ता थोड़ा साफ नजर आने लगा था। कमलेश की आंखें खुली। यह सिर्फ एक कमलेश का सपना था। कमलेश एक गहरी नींद में सोया हुआ था। जैसे कमलेश जागता है, उसे बहुत तेज पसीना आने लगता है। कमलेश अपने बिस्तर से खड़ा होता है और ठंडे पानी से अपनी आंखों को साफ करता है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई डरावनी कहानी बहुत जल्द आने वाली है।